हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुक बैक इन एंगर प्ले के बारे में, जिसको कि लिखा है जॉन ऑसबर्न ने। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लुक बैक इन एंगर के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेजेस को और उनके एक्सप्लेनेशंस को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला पैसेज, जो कि है वन डे व्हेन आई एम नो लॉन्गर स्पेंडिंग माई डेज running a sweet stall, I may write a book about a Saal. It's all here, slapping his forehead, written in flames a mile high, and it won't recollected in tranquility either. Picking daffodils with Auntie Wordsworth, it'll be recollected in fire and blood, my blood. यहाँ पे जो है जिमी पोर्टर, जो कि इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट यानी कि मुख्य पात्र है, वह कहता है कि एक दिन जब मैं इन मिठाई की दुकानों को नहीं चला रहा हूँगा, यानी कि जब मैं इस मिठाई की दुकान को चलाने से छुट्टी पा लूँगा, आई मे राइट अ बुक अबाउट अ साल, तब मैं हम सभी के बारे में जो है एक बुक लिखूँगा। आगे वह कहता है कि इट्स ऑल हियर स्लैपिंग हिज फोरहेड, कहता है कि इसके बारे में बुक लिखूँगा जो कि यहाँ पे है, और वह अपने माथे पर जो है एक स्लैप मारता है, यानी कि थप्पड़ मारता है। रिटन इन फ्लेम्स अ माइल हाई, यहाँ पे यह जो है एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ को जो है हिंदी में अगर हम समझे तो मुहावरे होते हैं या फिर लोकोक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पे एक तरह से ये अपने भाषा में मुहावरा कह रहा है और कह रहा है कि रिटन इन फ्लेम्स अ माइल हाई, यानी कि वह उस बुक को ऐसे लिखेगा जो कि जो है आग के लपटों की तरह लिखी जाएंगी। इसको जो है सीधे से आप समझेंगे तो इसका यही अर्थ निकलेगा कि माइल हाई, फ्लेम्स अ माइल हाई का मतलब 1 मील तक आग की ऊंची लपटों की तरह। लेकिन इसको ऐसे नहीं समझना है, इसको समझना है कि वह कहना चाहता है कि उसका बुक जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साहित भरा होगा और उस बुक को पढ़ने के बाद जो है लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होंगे। एंड इट वॉन्ट बी रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी आइदर पिकिंग डैफोडिल्स विद आंटी वर्ड्सवर्थ, ये कह रहा है कि उसको जो है रिकलेक्ट नहीं किया जाएगा इन ट्रैंक्विलिटी, यानी कि उसको जो है शांति के तरीके से याद नहीं किया जाएगा। उसको ऐसे याद किया जाएगा जैसे कि इट विल बी रिकलेक्टेड इन फायर एंड ब्लड माई ब्लड, यानी कि उसे ऐसे नहीं याद किया जाएगा जैसे कि कोई मधुर या शांत किताब हो, और ना ही ऐसे जैसे कि एक आरामदायक कार्य होता है डैफोडिल्स को तोड़ना, जैसे कि आंटी वर्ड्सवर्थ के यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंटी वर्ड्सवर्थ के साथ एक ऐसा आरामदायक कार्य की तरह उसे नहीं याद किया जाएगा। उसे याद किया जाएगा फायर, रिकलेक्टेड इन फायर एंड ब्लड माई ब्लड, यानी कि उसे ऐसे याद किया जाएगा जैसे कि वो उसको पढ़ने के बाद लोग एकदम उत्साहित हो जाएंगे, और उसमें जो है एक ऐसी भावना होगी जिसमें जो जिमी है उसका संघर्ष छिपा हुआ होगा, उसकी जो लड़ाई है वो छिपी होगी, और उसने जो जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो सारी चीज़ें उस किताब में जो है लिखी होंगी। तो यहाँ पे वो अपनी तारीफ़ करना चाहता है कि वह एक ऐसी किताब लिखेगा। चलिए देखते हैं अब इसके रेफरेंस को कैसे आप लिखेंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आप रेफरेंस में लिख देंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले लुक बैक इन एंगर रिटन बाई जॉन ऑसबर्न। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह लाइनें जो हैं लुक बैक इन एंगर प्ले यानी कि नाटक से ली गई हैं, और इसे जो है जॉन ऑसबर्न ने लिखा है। आगे कहा जा रहा है कि दिस स्प्लेंडेड प्ले थ्रोज लाइट ऑन द क्लास स्ट्रगल दैट एग्जिस्टेड इन द एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड यंग मैन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो शानदार जो है नाटक है वह प्रकाश डालता है किस पर, क्लास स्ट्रगल पे, यानी कि वर्ग संघर्ष पे, जो कि मौजूद है उस एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड यंग मैन, यानी कि जो जिम्मी है उसके अंदर जो है ये मौजूद है क्लास स्ट्रगल और निराशाजनक जो भावना है उसको, उसके ऊपर जो है ये प्ले जो है प्रकाश डालता है। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन द एबव लाइन्स, यानी कि ऊपर दी गई लाइनों में, पंक्तियों में, जिमी सेज दैट द डे ही इज़ रिलीव्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्वीट स्टॉल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वह जो है छुट्टी पा लेगा इस मिठाई की दुकान चलाने की जिम्मेदारी से, तब वो क्या कह रहा है कि ही विल राइट अ बुक विच विल बी रिकलेक्टेड इन फायर एंड फ्लड, तब जो है वह एक ऐसी किताब लिखेगा जिसे जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ याद किया जाएगा, ना कि बहुत ही ज़्यादा सुखद रूप में। उसको ऐसे याद किया जाएगा जैसे कि उसको याद करते ही लोग उत्साहित हो जाएंगे और उसको पढ़ते ही ये समझेंगे कि यह जो है बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय कहानी है। चलिए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ कहा जा रहा है कि जिम्मी इज डिससेटिस्फाइड विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ,
यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिम्मी जो है असंतुष्ट है अपने जीवन के प्रत्येक पहलू से। जिम्मी फील्स एज दो ही हैज सेक्रीफाइस्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ फॉर अ लाइफलेस रिलेशनशिप विद एलिसन। यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि जिम्मी को ऐसा महसूस होता है कि वह जो है अपनी ज़िंदगी को जो है बलिदान दे दिया है, यानी कि मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी कि ज़्यादातर ज़िंदगी का उसने बलिदान कर दिया है फॉर अ लाइफलेस रिलेशनशिप विद एलिसन। एलिसन जो है उसकी पत्नी है और वो कहना चाह रहा है कि उसने एलिसन के साथ जो है आधा से ज़्यादा यानी कि मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है उसने बलिदान दे दिया है। आगे कहा जा रहा है कि 10 इस प्रकार दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट्स द वे इन विच जिम्मी फील्स दैट ही हैज शेड हिज ब्लड फॉर हिज मोनोटोनस होम लाइफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रकार जो ये वर्ड्स हैं यानी कि जो ये शब्द जो है बोले गए हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं यानी कि दर्शाते हैं द वे इन विच जिम्मी फील्स, उस तरीके को जिस तरीके से जिम्मी सोचता है कि दैट मतलब कि ही हैज शेड हिज ब्लड फॉर हिज मोनोटोनस होम लाइफ, कि उसने जो है अपना जो खून है उसका बलिदान दे दिया है किसके लिए, एक मोनोटोनस ज़िंदगी के लिए, यानी कि एक नीरस घरेलू जीवन के लिए उसने जो है अपना बलिदान दिया है। दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू राइट अ बुक विच विल बी रिकलेक्टेड इन फायर एंड ब्लड। इस नीरस के भाव की वजह से वह क्या करना चाहता है, वह एक बुक लिखना चाहता है जिसे याद किया जाएगा फायर एंड ब्लड की तरह, यानी कि उसको उसमें जो है कोई भी बोरिंग चीज़ें नहीं होगी, उसमें नीरस वाला भाव नहीं होगा, वह जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होगा और उसको पढ़कर जो है लोग जिमी के संघर्षमय ज़िंदगी को देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा संघर्षमय ज़िंदगी व्यतीत किया था। तो इस प्रकार से इस एक्सप्लेनेशन की व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे पैसेज की तरफ और देखते हैं उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे दूसरा जो पैसेज है वो है इफ़ यू हैव नो वर्ड ऑफ योर ओन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ यू हैव नो वर्ड ऑफ योर, यानी कि आपका अगर आपके पास कोई संसार नहीं है आपके खुद का, यानी कि खुद का अगर संसार नहीं है आपके पास, इट्स रैदर प्लीजेंट टू रिग्रेट द पासिंग समवन एल्स। तो यहाँ पे जो है ये सोचना जो है सुखद है कि कोई गया है, यानी कि किसी के जाने के बारे में सोचना जो है सुखद है, उसके लिए दुख की भावना नहीं रखनी चाहिए कि कोई चला गया। आई मस्ट ही गेटिंग सेंटिमेंटल बट आई मस्ट से इट्स प्रेटी डियरी लिविंग इन द अमेरिकन एज अनलेस यू आर एन अमेरिकन ऑफ कोर्स। यहाँ पे आगे वो कह रहा है कि मैं यही, उसके कहने का मतलब ये है कि इट्स प्रीटी डियरी लिविंग इन द अमेरिकन एज, यानी कि यहाँ पे जो है काफ़ी जो है डरावना है, काफ़ी जो है नीरस है रहना अमेरिकन एज में, यानी कि उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है अमेरिकन एज में रहना, यानी कि अमेरिकी युग में रहना, अनलेस जब तक कि आप एक अमेरिकी ना हो। यानी कि यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि जब आप अमेरिकी होते हैं तो आप अमेरिका में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप अमेरिका में हैं, लेकिन अगर आप अमेरिकी नहीं हो और दबाव में ज़बरदस्ती में अमेरिका में रखे गए हों तब आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग यानी कि नीरस लग सकता है। चलिए देखते हैं इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को जो है मैंने एक ही में लिख दिया है, क्योंकि आप भी अपने एग्ज़ाम में इसको एक में लिख सकते हैं या फिर अलग अलग लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबर्न। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये पंक्तियाँ जो हैं लुक बैक इन एंगर प्ले से ली गई हैं जिसे कि जॉन ऑसबर्न ने लिखा है। आगे कहा जा रहा है कि दिस स्प्लेंडेड प्ले थ्रोज लाइट ऑन द क्लास स्ट्रगल दैट एग्जिस्टेड इन द एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड यंग मैन। यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो शानदार जो है प्ले है यानी कि नाटक है वो थ्रो लाइट करता है, यानी कि प्रकाश डालता है क्लास स्ट्रगल यानी कि वर्ग संघर्ष को, जो कि मौजूद है किसमें, उस आदमी के अंदर, यानी कि उस यंग मैन यानी कि जवान आदमी के अंदर, जिसके अंदर क्या है, निराशा है और गुस्सा है वर्ग संघर्ष को लेकर। जिम्मी इज डिससेटिस्फाइड विद लाइफ इन जनरल एंड अनेबल टू एडजस्ट टू हिज एनवायरनमेंट एंड दोज अराउंड हिम। यानी कि जिम्मी यहाँ पे क्या है, असंतुष्ट है अपनी ज़िंदगी से, सामान्यतः वह क्या है अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट है और अनेबल यानी कि वह जो है असमर्थ है एडजस्ट करने के लिए, यानी कि तालमेल बैठाने के लिए उस माहौल में, टू हिज एनवायरनमेंट यानी कि अपने माहौल में, जिस माहौल में वह घिरा हुआ है, यानी कि जिस माहौल से वह घिरा हुआ है। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे है जिम्मी इज़ अ कैरेक्टर हु फील्स आउट ऑफ प्लेस इन हिज ओन टाइम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिम्मी एक ऐसा पात्र है जो कि महसूस करता है कि वह जो है अपने खुद के टाइम से बाहर है, यानी कि उसे लगता है कि वह जिस समय में जी रहा है वो उस समय का नहीं है। ही मॉक्स हिज फादर इन लॉ फॉर बीइंग ओल्ड फैशनड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुर का जो है मजाक उड़ाता है कि वह जो है काफ़ी ज़्यादा पुराने फैशन के, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुराना फैशन करते हैं।
रेफरिंग टू हिम एज एन ओल्ड एडवर्डियन, और उन्हें वो कहता है कि वह जो है एक पुराने बूढ़े जो है एडवर्डियन है। द एडवर्डियन इरा वाज अ स्टाइलिश एंड रिफाइंड टाइम इन अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटेन का। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एडवर्डियन इरा था यानी कि एडवर्डियन युग था वह जो है काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश था और रिफाइंड था। कब? अर्ली 20th सेंचुरी में। नोन फॉर इट्स एलिगेंस, और उसे जो है उसकी पहचान से जो है जाना जाता था। जिमी सीज हिमसेल्फ एज ए समवन फ्रॉम दैट क्लासिक टाइम, जिमी जो है अपने आप को देखता है किसी एक की तरह जो कि उस समय का है। बट ही फील्स दैट द मॉडर्न वर्ल्ड डज नॉट अप्रिसिएट हिज ओल्ड फैशन टेस्ट, मगर उसे यह महसूस होता है कि जो आज का आधुनिक युग है वह उसके जो पुराने पुराने फैशनेबल टेस्ट हैं उनको जो है अप्रिसिएट नहीं करेगा, यानी कि उनको जो उनकी जो है प्रशंसा नहीं करेगा। तो उसके लिए वो क्या है, दुखी है। चलिए देखते हैं आगे। और कहा जा रहा है कि ही बिलीव्स दैट टुडे वर्ल्ड, यानी कि उसे विश्वास है आज के वर्ल्ड में, विच ही कॉल्स द अमेरिकन एज, जिसे कि वह अमेरिकन एज कहता है यानी कि अमेरिकी युग कहता है, इज डल एंड लैकिंग इन स्टाइल कंपेयर टू द एडवर्डियन इरा। वो कहता है कि आज का जो युग है जिसे कि अमेरिकन युग वह कहता है वह डल है, यानी कि बस सूरत है, और लैकिंग इन स्टाइल, और उसमें जो है स्टाइल की कमी है, यानी कि जो आकर्षण का चीज़ है उसमें कमी है। कंपेयर टू एडवर्डियन एज इरा, जब आप एडवर्डियन इरा से उसकी तुलना करते हैं तो आप पाते हैं कि आज के समय में जो है जो भी स्टाइल हैं वो कमज़ोर हैं उस समय के दौर से, क्योंकि यह जो है उस समय के दौर में जो है अपने आप को महसूस करता है। टू जिमी अमेरिकन कल्चर हैज़ रिप्लेस्ड द चार्म एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ द पास्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अमेरिकन कल्चर है उसको रिप्लेस कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है द चार्म एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ पास्ट, लिविंग हिम फीलिंग डिसकनेक्टेड एंड मिसअंडरस्टूड। और जो चार्म है एंड सोफिस्टिकेशन है पुराने समय का उसको जो है छोड़ दिया गया है और उसे जो है अलग महसूस कराया गया है, और लोग उसे मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, यानी कि उसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसकी भावनाओं को। तो चलिए देखते हैं अब अगले पैसेज को। अगला पैसेज है आपका, आई सपोज पीपल ऑफ आवर जनरेशन आर नॉट एबल टू डाई फॉर गुड कॉजेज एनी लॉन्गर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह जो है ऐसा मानता है कि जो लोग हैं उसके जनरेशन के आर नॉट एबल टू डाई फॉर गुड कॉज एनी लॉन्गर, अब जो है उनके पास कोई अच्छा वजह नहीं है मरने के लिए। वी हैड ऑल दैट डन फॉर अस, वह कह रहा है कि हमने जो है यह सब किया है खुद के लिए। इन द 30s एंड द 40s, यह जो है 30s एंड 40s यानी कि 30वीं शताब्दी और 40वीं शताब्दी की बात कर रहा है, यानी कि 1930 से लेकर 1940 के समय की बात कर रहा है। व्हेन वी वेयर स्टिल किड्स, जब वो कह रहा है कि जब वह खुद बच्चा था। देयर आर नॉट एनी गुड ब्रेव कॉजेज लिफ्ट, लेकिन आज के समय में जो है कुछ ऐसा जो है बहादुरी भरा कॉज नहीं है, यानी कि कारण नहीं है, कारण नहीं बचा है आज के समय में। पहले जो है उसका मानना है कि पहले लड़ाइयाँ होती थी, लोगों को जीतना होता था और लोगों को कुछ देश गुलाम थे, कुछ देशों पे लड़ाइयाँ थीं। ये सारी चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते थे, अपने देश को छुड़ाना, अपने देश के लिए लड़ना। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, वह कहना चाहता है। आगे चले तो रेफरेंस को यहाँ पे फिर मैंने अलग रखा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले लुक बैक इन एंगर रिटन बाय अ रिवॉल्यूशनरी राइटर। यहाँ पे आप कुछ एक आध दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं जो लेखक होते हैं, यानी कि जो राइटर होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने रिवॉल्यूशनरी राइटर जो है रख दिया है, तो इससे जो है थोड़ा सा जो है क्वेश्चन आंसर का जो है वेटेज बढ़ जाता है। कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो इन दिज लाइन्स जिमी पोर्टर टेल क्लिफ लेविस that there is no longer any good reason for people like him to fight like in previous generation। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन पंक्तियों में जो जिमी पोर्टर है वह अपने दोस्त क्लिफ लेविस को बताता है कि अब जो है कोई अच्छा वजह मौजूद ही नहीं है जो कि उसके जैसे लोगों के लिए होता था पहले के ज़माने में। टू फाइट लाइक इन प्रीवियस जनरेशन, पिछले ज़माने में जो लोग लड़ाई करते थे उनके लिए जैसा वजह था आज के समय में वैसा वजह दिखता ही नहीं है। दिस इज अ सेंट्रल डिलेमा फॉर जिमी एंड द ड्रामा द लैक ऑफ पर्पज। यह जो है केंद्र बिंदु है किसका, इस ड्रामा का। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिमी के पास और इस पूरे ड्रामा के पास क्या है, लैक ऑफ पर्पज, यानी कि उद्देश्य की जो है कमी है। क्योंकि जिमी भी जो है उद्देश्यहीन व्यक्ति है, वह उद्देश्य वाला व्यक्ति होता तो ऐसी बातें होती ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन है इसका, दिस कोट डिस्प्लेज अ सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, यानी कि यह जो है कोट जो है डिस्प्ले करता है, यानी कि दर्शाता है मुख्य थीम जो है इस प्ले का। द वे
पास्ट एंड प्रेजेंट आर इंटरविंड, जैसे पास्ट और प्रेजेंट यानी कि भूतकाल और वर्तमान काल इंटरविंड हैं। जिमी ऑफन सीज हिमसेल्फ एज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन ग्रेट फास्ट, जिमी जो है हमेशा ऐसे देखता है जैसे कि वह ब्रिटेन का प्रोडक्ट हो, यानी कि ब्रिटेन के लोगों के जैसा हो। इट्स एम्पायर एंड विक्ट्रीज, और उनके एम्पायर और उनके जो एम्पायर हैं और उनकी जो जीते हैं उनके बारे में वह सोचता है। इन दिस कोट यानी कि इस कोट में जिमी यूजेज द स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ द ब्रिटिश डिफीट ऑफ नाजीज इन वर्ल्ड वॉर टू एज अ ब्रिटिश लास्ट ग्रेट कॉज। यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि जो पहले के लोग थे वो लोग क्या करते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे, उनसे जीतते थे, और उनमें से वह एक कॉज वह बताता है कि जब ब्रिटेन ने जो है नाजियों को जो है वर्ल्ड वॉर 2 में हराया। इन दिस पास्ट ही सीज अ ग्रेट एंड परफेक्ट स्टेट ऑफ बीइंग, वह कह रहा है कि इन दिस पास्ट यानी कि इस भूतकाल में जो है ही सीज उसने देखा अ ग्रेट एंड परफेक्ट स्टेट ऑफ बीइंग, एक महान और एक परफेक्ट जो है स्थिर अवस्था। ऑन द अदर हैंड द प्रेजेंट इज़ एन अनफिनिश्ड टाइम, और आगे वह कह रहा है कि जो प्रेजेंट है वह अनफिनिश्ड टाइम है। इन विच द ब्रिटिश इरा हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई अनएक्साइटिंग अमेरिकन इरा, जो कि उसमें आगे कह रहा है कि जो कि क्यों ऐसा है ये बता रहा है। जब से जो है ब्रिटिश इरा को जो है रिप्लेस कर दिया है किसने, अनएक्साइटिंग अमेरिकन इरा ने, यानी कि जब से जो है ब्रिटिश इरा रिप्लेस हो गई यानी कि हट गई है अमेरिकन इरा से, तब से जो है ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पैसेज की तरफ। अगला पैसेज आपका ओ हेवन हाउ आई लॉन्ग लिटिल ऑर्डनरी ह्यूमन एंथुजियाज्म्स, जस्ट एंथुजियाज्म दैट ऑल आई वांट टू हियर अ वार्म थ्रिलिंग वॉइस क्राई आउट हालेलुया। यहाँ पे वो जो है ईश्वर से बात कर रहा है कि कैसे एक सामान्य आदमी इतना जो है इंथुजियाज्म हो सकता है, यानी कि इतना जो है जोश से भरा हुआ सकता है। जस्ट इंथुजियाज्म, केवल जो है जोश से भरा हुआ, दैट्स ऑल, और यही है। यानी कि वो कहना चाहता है कि कोई एक व्यक्ति है जो कि जोश से भरा हुआ है। आई वॉन्ट टू हेयर अ वार्म थ्रिलिंग वॉइस क्राई आउट हालेलुया, वह कह रहा है कि वह सुनना चाहता है एक वार्म थ्रिलिंग वॉइस यानी कि एक मधुर आवाज़ में क्या, क्राई आउट यानी कि चिल्लाते हुए हालेलुया सुनना चाहता है। यहाँ पे जो इसके रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस होगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले लुक बैक इन एंगर रिटन बाय जॉन ऑसबर्न। चलिए देखते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जिम्मी द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, यानी कि जो जिम्मी है और इसका मेन जो रोल है इसका, यानी कि जो मुख्य पात्र है जिम्मी, इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट कंडीशन, यानी कि वह अपने वर्तमान जो कंडीशन है, अवस्था है, उससे खुश नहीं है। ही हेट्स अपर क्लास सोसाइटी, वह जो है अपर क्लास सोसाइटी से जो है हेट करता है। ही इज़ कोल्ड टूवर्ड हिज वाइफ एज शी बिलोंग्स टू द अपर क्लास, वह कह रहा है कि वह अपनी पत्नी की तरफ जो है उदासीन है क्योंकि वह जो है अपर क्लास से बिलोंग करती है। इन दिस लाइन्स जिम्मी शेड्स लाइट ऑन हिज थॉट अबाउट लाइफ, इन लाइन में जो है जिम्मी जो है प्रकाश डालता है किस पे, अपने विचारों पे जो वह नॉर्मल ज़िंदगी के बारे में सोचता है। चलिए देखते हैं इस पैसेज के एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिम्मी इज एक्सप्रेसिंग अ डीप यर्निंग फॉर जेन्युइन एंड हार्टफेल एंथुसियाज्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिम्मी जो है व्यक्त करता है एक बहुत ही गहरी संवेदना और एक बहुत ही वास्तविक दुख, यानी कि जैसे दिल टूटा हो इसका, तो दिल टूटा हुआ एक एंथुसियाज्म मतलब उत्साह। आगे कहता है वो ही इज नॉस्टैल्जिक फॉर अ काइंड ऑफ फर्वर एंड एक्साइटमेंट दैट सीम्स टू बी मिसिंग फ्रॉम देयर लाइफ। यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि वह जो है याद करता है एक काइंड ऑफ फर्वर, यानी कि एक तरीके के उत्साह को, एक्साइटमेंट को, जो कि दिख रहा है मिसिंग फ्रॉम देयर लाइफ, जो कि उसकी लाइफ से मिसिंग यानी कि गायब होता दिख रहा है। जो उत्साह और जोश है उसकी लाइफ से ख़त्म होता दिख रहा है। जिमी की लाइफ की यहाँ बात हो रही है। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है कि द फ्रेज़, यहाँ पे जो फ्रेजेस यूज हुए हैं सबसे ज़्यादा कठिनाई पैदा करने वाले वही चीज़ हैं जो समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देते हैं। अगर आप कभी भी फ्रेजेस को देखेंगे तो वो जो है अपनी ही भाषा में होते हैं, उन लोगों के उनका अपना ही मतलब होता है। अगर उन्हें आप डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेजेस को ही समझाया गया है कि द फ्रेजेस लिटिल ऑर्डिनरी ह्यूमन एंथुसियाज्म, यानी कि एक सामान्य आदमी का जो उत्साह होता है उसके बारे में बात की जा रही है कि वह जो है हाईलाइट्स अ डिजायर फॉर सिंपल येट प्रोफाउंड एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड पैसन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है हाईलाइट कर रहा है, यानी कि उजागर कर रहा है, क्या कर रहा है, डिज़ायर यानी कि इच्छा को,
फॉर सिंपल येट प्रोफाइंड, जो कि सिंपल है यानी कि साधारण है लेकिन साधारण में ही विशिष्टता है इसके, और एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड पैसन, और वह व्यक्त करता है क्या, खुशी और अपने जज्बे को जो है व्यक्त करता है ये लिटिल आर्डनी ह्यूमन एंथुजियाज्म। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि यदि एक सामान्य आदमी है और उसका एंथुजियाज्म हाई है यानी कि उत्साह जो है, जोश जो है हाई है, तो उसमें जो है उसमें क्या व्यक्त होगा, उसमें यही व्यक्त होगा कि आदमी तो सिंपल है लेकिन उसकी खुशी और उसका जोश जो है व्यक्त करने का तरीका जो है बहुत ज़्यादा हाई है। आगे चलिए देखते हैं, बाय लॉन्गिंग फॉर अ वार्म थ्रिलिंग वॉइस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाय लॉन्गिंग फॉर अ वार्म थ्रिलिंग वॉइस दैट क्राइज आउट हालेलुया, जिम्मी सीक्स एन एक्सपीरियंस ऑफ प्योर स्पिरिटेड सेलिब्रेशन और इमोशनल अपलिफ्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये शब्द है बाय लॉन्गिंग फॉर अ वार्म थ्रिलिंग वॉइस दैट क्राइज आउट हालेलुया, ये क्या बता रहा है कि इसमें जिम्मी जो है व्यक्त कर रहा है क्या, एक्सपीरियंस, यानी कि अपनी जो है एक्सपीरियंस को व्यक्त कर रहा है जिसने जो उसके ऊपर बीती है, जैसे कि प्योर स्पिरिटेड सेलिब्रेशन, यानी कि एक शुद्ध जो है स्पिरिटेड यानी जोश भरा सेलिब्रेशन यानी कि खुशी मनाने की जैसा, इमोशनल अपलिफ्ट यानी कि एक भावनात्मक अपलिफ्ट देख रहा है जो कि हालेलुया है। हालेलुया क्यों बोला जाता है, हालेलुया इज ऑफन एसोसिएटेड विद एक्सप्रेशन ऑफ जॉय और डिवाइन प्रेज। इसको जो है ज़्यादातर जो है संबंधित किया जाता है किससे, जब कोई खुश होता है तब ये बोलता है, या फिर देवी देवताओं से संबंधित जो है दैवीय दैवीय शक्तियों के प्रेज यानी कि उनकी उनकी आराधना के समय ये बोला जाता है, सजेस्टिंग दैट द स्पीकर wishes to encounter a sense of genuine exuberant expression that feels both personal and afflicting। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्पीकर है वो विश कर रहा है यानी कि ऐसा मांग रहा है, ऐसी चीज़ मांग रहा है जिससे कि उसे सेंस हो यानी कि महसूस हो एक जेन्यून एक्सपर्ट एक्सप्रेशन जो फील हो, दैट फील्स जो कि फील होता है बहुत पर्सनल एंड अपलिफ्टिंग, जो कि व्यक्तिगत रूप से फील होता है, और अपलिफ्टिंग यानी कि उसको और ज़्यादा ऊंचा करने के लिए ये फीलिंग देता है। कौन सा फीलिंग, जो स्पीकर विश कर रहा है। दिस रिवील्स अ लॉन्गिंग फॉर अ रिटर्न टू वाइब्रेंट एंड ऑथेंटिक इमोशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है रिवील करता है यानी कि उजागर करता है, लॉन्गिंग फॉर अ रिटर्न यानी कि एक रिटर्न यानी कि एक जो पीछे मुड़ के देखा जाता है उससे समझ सकते हैं आप कि रिटर्न करने के लिए यानी कि वापस आने के लिए, वाइब्रेंट एंड ऑथेंटिक इमोशन दैट ही फील इज एब्सेंट और डिमिनिश्ड इन द करेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह रिवील करता है कि जो जिमी है वह रिटर्न कर रहा है अपने ऑथेंटिक इमोशन यानी कि वापस जा रहा है अपने समय के इमोशंस की तरफ, और जो कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, जो कि उसे महसूस हो रहा है कि आज के समय जो है वह अब्सेंट है यानी कि अनुपस्थित है, वो उपस्थित नहीं है, डिमिनिश्ड यानी कि उसे ख़त्म कर दिया गया है उसके करंट एक्सपीरियंस यानी कि वर्तमान अनुभव में उसे यही लग रहा है कि जो उसका अनुभव पहले का था उसे अब जो है ख़त्म किया जा चुका है। तो इस प्रकार से कुछ इसका एक्सप्लेनेशन था, आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। थोड़ा लैंग्वेज आपको टफ लग सकता है क्योंकि इसमें जो फ्रेजेस यूज हुए हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग निकालना और उसे समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे ओवरऑल इसमें क्या कहा गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पैसेज की तरफ। तो यहाँ पे अगला जो पैसेज है काफ़ी छोटा है, जो कि है पीपल लाइक टू वन डोंट गेट फैट, आई हैव ट्राई टू टेल यू बिफोर वी जस्ट बर्न एवरीथिंग अप। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीपल लाइक टू वन डोंट गेट फैट, यानी कि कहा रहा है कि पीपल लाइक टू वन यानी कि मेरे जैसे लोग, डोंट गेट फैट यानी कि मोटे नहीं होते हैं। आई हैव ट्राई टू टेल यू, यहाँ पे कह रहा है कि आई हैव ट्राई, मैंने तुम्हें ये बताने की कोशिश की है कि मेरे जैसे लोग जो है मोटे नहीं होते हैं। टेल यू बिफोर यानी कि पहले ही बताने की कोशिश की है। वी जस्ट बर्न एवरीथिंग अप, हम जो है अपनी पूरी जो है जला देते हैं, जो भी खाते हैं उसे जला देते हैं, यानी कि जो कैलोरी होती है उसे बर्न कर देते हैं। बर्न करना यानी कि उसे निकाल देते हैं। जैसे जब लोग दौड़ते हैं तब उनकी कैलोरीज बर्न होती हैं, जिनसे क्या होता है उनकी जो मोटापा है वो नहीं होता है। तो ये वही ये कह रहा है, इसके कहने का मतलब यही है कि वह जो है बर्न कर देते हैं सब कुछ, यानी कि जो सारी कैलोरीज बनती हैं खाने से वो बर्न कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसके रेफरेंस को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले लुक बैक इन एंगर रिटन बाय जॉन ऑसबॉर्न। ये जो लाइनें हैं वो ली गई हैं लुक बैक इन एंगर से, और इसे जॉन ऑसबॉर्न के द्वारा लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है, तो हियर जिमी सेज दैट द पीपल ऑफ माई बॉडी कंपोजिशन आर नॉट फैट। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो लोग होते हैं मेरे बॉडी कंपोजिशन के यानी कि मेरे स्ट्रक्चर के, मेरे ढांचे के लोग जो होते हैं आर नॉट फैट, वो मोटे नहीं होते हैं। वी जस्ट बर्न ऑफ ऑल एक्स्ट्रा कैलोरीज, हम जो है बर्न कर देते हैं जो भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज बनती हैं। दे गेट फ्रॉम ईटिंग, यानी कि जब हम लोग कुछ खाते हैं और उससे एक्स्ट्रा कैलोरी बनती है तो उसे हम लोग बर्न कर देते हैं।
एंड डोंट गेट फैट, और हम लोग इसी वजह से मोटे नहीं होते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि इस तरह के लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि इन लोगों की सारी कैलोरीज जो है बर्न हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए इनको मोटापा नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है देखते हैं। इन द एबव लाइन्स, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊपर जो लाइन दी गई है उसमें क्या कहा जा रहा है, जिम्मी पिक्स अप द न्यूज़पेपर एंड सेज, जिम्मी जो है पिकअप करता है, यानी कि न्यूज़पेपर जो होता है वो उठाता है। ये प्ले की बात हो रही है, प्ले के अंदर न्यूज़पेपर रखा होता है, उसे जिम्मी उठाता है और कहता है एंड सेज आई एम हंग्री, कि मैं भूखा हूँ। ऑन दिस, इस पर जो है क्लिफ सेज, क्लिफ कहता है जो कि जिम्मी का दोस्त है, जिम्मी इज़ ऑलवेज हैंग्री, यानी कि जिम्मी जो है हमेशा भूखा रहता है। क्लिफ सेज देयर इज़ नो यूज ऑफ ईटिंग सो मच ऑफ यू, क्लिफ कहता है कि तुम्हारे इतना ज़्यादा खाने का कोई मतलब नहीं है। यू आर नॉट इवन फैट, तुम मोटे भी नहीं हो। यू लिव एज इट इज़, तुम जैसे हो वैसे ही रहते हो। जिम्मी से, जिस पर जिम्मी कहता है ऑन दिस, यानी कि इस पर जिम्मी कहता है दैट पीपल ऑफ माई बॉडी कंपोजिशन, जो लोग मेरे बॉडी कंपोजिशन के होते हैं, यानी कि मेरे शरीर की संरचना के होते हैं, और नॉट फैट, वो मोटे नहीं होते हैं। दिस आई हैव ट्राइड टू टेल यू अर्लियर आल्सो, मैंने तुम्हें ये बताने की पहले भी कोशिश की थी। माई बॉडी कंपोजिशन एंड पीपल ऑफ नेचर बर्न ऑल द एक्स्ट्रा कैलोरीज, जो मेरी बॉडी की संरचना, यानी कि जो मेरे शरीर की संरचना के लोग हैं, और पीपल ऑफ माई नेचर, और जो मेरे स्वभाव के लोग हैं, वो लोग बर्न कर देते हैं, यानी कि जला देते हैं सभी कैलोरीज जो कि एक्स्ट्रा बनती हैं उनके शरीर में। दे गेट फ्रॉम ईटिंग एंड डू नॉट बिकम फैट, जो लोग भी वो खाने से पाते हैं एक्स्ट्रा कैलोरी, उसे जला देते हैं और वो लोग मोटे नहीं होते हैं। यही इस जिम्मी को इस पैसेज में जो है जिम्मी के कहने का मतलब है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला पैसेज देखते हैं जो कि है देयर इज़ हार्डली अ मोमेंट व्हेन आई एम नॉट वॉचिंग एंड वांटिंग यू, गिव गॉट टू हिट हिम समहाउ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर इज़ हार्डली अ मोमेंट, यहाँ पे जिमी कहता है अपनी पत्नी एलिसन से कि यहाँ पे कोई शायद ही कोई लम्हा हो, शायद ही कोई मोमेंट हो, जिस मोमेंट में, यानी कि जिस वक्त में मैंने तुम्हें नहीं देखता हूँ, मतलब मैं तुम्हें नहीं देख रहा होता हूँ, यहाँ इसके कहने का मतलब है एंड वांटिंग हूँ, और मैं तुम्हें नहीं चाह रहा होता हूँ। यानी कि कोई भी ऐसा समय नहीं है जिस समय मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ और नहीं चाहता हूँ। यू गिव गॉड टू हिट आउट समहाउ, तुम्हें इन सब से जो है बाहर निकलना होगा। यानी कि जिम्मी को लगता है कि उसकी पत्नी को लगता है, जिम्मी सोच रहा है कि उसकी पत्नी को लगता है कि वो उसकी पत्नी से प्यार नहीं करता, इसलिए वो जताता है कि कोई ऐसा मुश्किल से समय होगा जब मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ, तुम्हें नहीं चाहता हूँ, और तुम्हें इन सब से बाहर आना होगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं इनके रेफरेंस की। तो यहाँ पे रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ कहा जा रहा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले लुक बैक इन एंगर रिटन बाय जॉन ऑसबर्न, जो कि लगभग सभी रेफरेंस को इसी तरीके से हमने लिखा है। कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो इन दीज लाइन्स जिमी टॉक्स लविंगली टू एलिसन एंड सेज देयर इज हार्डली अ मोमेंट व्हेन आई डोंट वांट यू। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि जो जिमी है वो टॉक करता है, यानी कि बात करता है, प्यार से बात करता है किससे, एलिसन से, और कहता है कि देयर इज़ नो हार्डली, यानी कि यहाँ पे कोई शायद ही कोई लम्हा हो, शायद हो कि कोई ऐसा टाइम हो जिस समय मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ, यानी कि इसका मतलब ये है कि जिस समय मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिम्मी इज़ वेरी एंग्री एंड बिकॉज ऑफ दिस एंगर, जिम्मी जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और उस गुस्से के कारण ही पुशेस क्लिफ ऑन द एलिसन, वो पुश कर देता है, यानी कि धक्का दे देता है क्लिफ को एलिसन के ऊपर। वाइल एलिसन इज आयरनिंग द क्लॉथ्स, जबकि एलिसन जो है वो कपड़ों को जो है इस्त्री कर रही होती है। एलिसन हैंड गेट्स बर्न, एलिसन का जो हाथ होता है वो जल जाता है। विच क्लिफ स्ट्रिप्स, जिसको जो है क्लिफ जो है पट्टी बांध देता है। आफ्टर सम टाइम व्हेन जिमी काम डाउन, जब कुछ समय के बाद जिम्मी जो है शांत हो जाता है अपने गुस्से से, ही टेक्स एलिसन्स बैंडेज्ड हैंड इन हिज हैंड एंड टेल एलिसन देयर इज़ हार्डली अ मोमेंट व्हेन आई सी यू। इसके बाद जब क्लिफ उसके हाथ में पट्टी कर देता है, तब जो है जिमी उसके हाथ में, जब जिस हाथ में पट्टी हुई रहती है उस हाथ को उठाता है और अपने हाथ में रखता है और कहता है कि एलिसन, यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा लम्हा हो, ऐसा टाइम हो जब मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट यू, कोई ऐसा टाइम ही शायद होगा जब मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। वी हैव बीन मैरिड फॉर 4 years, हम लोग जो है 4 साल से शादीशुदा हैं। बट स्टिल आई गेट एक्साइटेड सीइंग यू, फिर भी मैं तुम्हें देख के बोर नहीं होता हूँ, मैं तुम्हें देखते ही जो है उत्तेजित हो जाता हूँ। ऐसा जो है जिमी जो है अपने पत्नी से कहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैसेज की तरह। ये पैसेज तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला पैसेज है आई कीप लुकिंग बैक एज फॉर एज आई रिमेंबर। यहाँ पे जो है एलिसन जो है वो बोलती है कि मैं पीछे मुड़ के देखती रहती हूँ
एज फार आज आई रिमेंबर, यानी कि जहाँ तक मुझे याद है, एंड आई कैन नॉट थिंक वाट इट इज वॉज टू फील यंग, रियली यंग। और मैं समझ नहीं पाती हूँ, मैं सोच नहीं पाती हूँ कि क्या होता है असल में यंग होना, यानी कि जवान होना। वो बार बार पीछे मुड़ के देखती है कि कब मैं आखिर जवान थी। उसे कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा टाइमिंग नहीं मिलती है जिस समय उसे लगता हो कि मैं जवान थी। जिम्मी सेड दैट द सेम थिंग टू मी द अदर डे। एलिसन कहती है कि जिम्मी ने भी यही बात मुझे बोली थी एक दिन, यानी कि जिम्मी भी यही कह रहा है कि उसे लगता नहीं कि वो कब जवान था, और जो उसकी पत्नी है वो भी यही बोल रही है। ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पे रेफरेंस है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले लुक बैक इन एंगर रिटन बाय जॉन ऑसबर्न, सेम रेफरेंस। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो कॉन्टेक्स्ट कहा जा रहा है कि एलिसन इज बोर्ड विथ जिमी एक्शंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलिसन जो है बोर हो चुकी है किससे, जिमी के एक्शन से। एंड सेज दैट व्हेन शी लुक्स बैक इन ऑन हर लाइफ, और कहती है कि जब वह पीछे मुड़ के अपनी ज़िंदगी में देखती है, शी कैन नॉट रिमेंबर व्हेन शी फेल्ट यंग, तब उसे ये याद नहीं आता है और ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वह कब जो है यंग थी, यानी कि जवान थी। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि वाइल क्लिफ इज बैंडेजिंग एलिसन सीवर्ड हैंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लिफ जो है बैंडेज कर रहा है, यानी कि पट्टी बांध रहा होता है एलिसन को। उसी समय की बात की जा रही है कि जब क्लिफ जो है एलिसन को पट्टी बांध रहा होता है, यानी कि एलिसन के घाव नुमा हाथ पे पट्टी बांध रहा होता है। एलिसन एक्सप्रेसेस, एलिसन क्या करती है तब, एक्सप्रेस करती है। क्या एक्सप्रेस करती है, हर ग्रेटिट्यूड फॉर हिज काइंडनेस, अपना जो है ग्रेटिट्यूड व्यक्त करती है, यानी कि अपनी जो है थैंक यू की भावना जो होती है उसे व्यक्त करती है। किससे, ग्रेटिट्यूड फॉर हिज काइंडनेस, यानी कि क्लिफ के दयालुता पर जो है वह बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करती है। मीनवाइल, जबकि एलिसन टेल्स क्लिफ दैट आल्दो शी इज यंग शी हैज ओनली बीन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर। मीनवाइल यानी कि इसके इतर जो है क्या कहा जा रहा है कि एलिसन टेल्स क्लिफ, एलिसन जो है क्लिफ को बताती है दैट आल्दो शी इज यंग, यानी कि ऐसा बताती है कि वह जो है यंग है। शी हैज ओनली बीन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर, और उसे जो है 4 साल ही हुए होंगे शादी किए हुए। बट व्हेन शी लुक्स बैक इन हर ऑन हर लाइफ, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के अपनी ज़िंदगी में देखती है तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है देन शी कैन नॉट रिमेंबर व्हाट इट वाज लाइक टू फील यंग। तब जो है उसे याद नहीं रहता है कि आखिरकार में यंग होना क्या होता है। उसे याद ही नहीं है कि कब उसने अपने आप को यंग महसूस किया था। सी फर्दर एड्स दैट जिम्मी आल्सो एक्सप्रेस्ड सिमिलर सेंटिमेंट। आगे वह कहती है कि जिम्मी ने भी जो है यही बात कही थी जब उसने यह बात जिम्मी से कही थी। चलिए देखते हैं अब इसकी आगे का पैसेज, 8वां पैसेज। 8वें पैसेज की बात करें तो यहाँ पे जो है एलिसन अपने फादर से बात करती है, क्योंकि उसके फादर यानी कि जो उसके पिताजी हैं उसको लेने हुए आए हैं, क्योंकि उसने जो है जिम्मी के साथ झगड़ा किया है, यानी कि जिम्मी और उसका झगड़ा हुआ है। इस वजह से उसके पिताजी को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे लेने आते हैं अपने घर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे जो है एलिसन बोलती है कि यू आर हर्ट बिकॉज एवरीथिंग इज चेंज्ड। यहाँ पे जो है उसके पिताजी से वो बोलती है कि आप दुखी हैं क्योंकि सब कुछ जो है चेंज हो गया है, बदल गया है। जिम्मी इज़ हर्ट बिकॉज एवरीथिंग इज़ द सेम एंड नाइदर यू कैन फेस इट। और जिम्मी जो है इस बात से दुख है कि कुछ भी नहीं बदला है, जैसे कि वो शुरू से ही गरीब था, अब भी वो गरीब है इसीलिए। और जो इसके पिताजी हैं वो ये सोचते हैं कि एलिसन इतना अच्छे से रह रही थी और इतना दुख उसे झेलना पड़ रहा है, यानी कि सब कुछ बदल गया है। समथिंग इज़ गॉन रॉन्ग समवेयर हैज़न्ट इट। यहाँ पे वो कह रही है कि कुछ तो गलत हुआ है, और उसके बाद कहती है क्या नहीं हुआ है। जैसे ये बात करती है तो ये आप जान ही रहे हैं प्ले है, तो इसमें एक दूसरे से बात करते हैं लोग। तो यहाँ पे वह यही कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है और ये नहीं हुआ है, अपने पिताजी से वो पूछती है। तो चलिए देखते हैं इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो रेफरेंस एज इट पहले के जैसा ही रहेगा, जैसे कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लुक बैक इन एंगर रिटन बाय जॉन ऑसबर्न। कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। इन द एबल लाइन एलिसन टॉक्स अबाउट हर father and her husband and explained that her father feels that everything has changed whereas her husband thinks nothing has changed। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में वही लिखा गया है कि जो ऊपर की लाइनें हैं उसमें बात कर रही है एलिसन अपने पिताजी के बारे में और अपने पति के बारे में, और एक्सप्लेन कर रही है यानी कि समझा रही है दैट हर फादर अपने पिताजी को कि उसके पिताजी जो है वो सोचते हैं कि सब कुछ जो है बदल गया है, जबकि जिमी सोचता है कि कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ पहले की तरह है।
चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि एलिसन इज़ ऑन हर वे टू हर फादर हाउस। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है एलिसन जो है अपने पिताजी के घर जाने के रास्ते पर है, यानी कि वो अपने पिताजी के घर जाने वाली है। एंड सी टॉक टू हर फादर वाइल पैकिंग हर थिंग्स, और वह जो है अपने पिताजी से बात कर रही है जब वो अपने सामानों को पैक कर रही है। सेइंग दैट हर फादर थिंक्स ही इज सफरिंग एंड सैड, और उन्हें बताती है कि उसके पिताजी जो है सोचते हैं कि वह जो है सफ़र कर रहे हैं, यानी कि दुख में हैं और सैड हैं, यानी कि परेशानी झेल रहे हैं और दुख में हैं। बिकॉज एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, क्योंकि सब कुछ जो है बदल गया है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पिताजी ऐसा सोचते हैं। बट हर हस्बैंड जिमी, लेकिन उसका पति जो जिमी है, इज सैडेंड बाई दिस, उसका पति जो है वो दुख इस बात से है क्योंकि कुछ भी नहीं बदला है। क्या? दैट ही फील्स, वह क्या फील करता है, यहाँ पे आगे कहा जा रहा है, यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि दैट ही फील्स दैट नथिंग हैज चेंज्ड, कि कुछ भी नहीं बदला है। एवरीथिंग इज द सेम हियर, सब कुछ जो है पहले की तरह है। एलिसन टेल्स हर फादर नाइदर ऑफ यू कैन डेयर टू फेस द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, आप में से कोई भी, यानी कि उसके पति और उसके पिता में से कोई भी जो है रियलिटी को, यानी कि जो वास्तविकता है उससे सामना नहीं करना चाहता है। इट सेम्स, ऐसा लगता है दैट समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कि कुछ जो है गलत हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले पैसेज की तरफ। अगला पैसेज है आपका दे ऑल वांट टू एस्केप फ्रॉम द पेन ऑफ बीइंग अलाइव। यहाँ पे जो है हेलेना नाम की एक लड़की होती है, यानी कि एक स्त्री होती है, वो जिम्मी के घर आई होती है रहने के लिए। तो अब जो है वो जिम्मी को छोड़कर जा रही है। किस कारण से जा रही है इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, लेकिन अब वो छोड़ के जा रही है तो जिम्मी उससे कहता है कि दे ऑल वांट टू एस्केप फ्रॉम द पेन, यानी कि सभी जो है पेन से, यानी कि दुख से बचना चाहते हैं। बीइंग अलाइव, यानी कि जिंदा रहने के दुख से जो है सभी बचना चाहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल फ्रॉम लव, और ज़्यादातर तो लोग इससे बचना चाहते हैं प्यार से, यानी कि ज़्यादातर लोग प्यार से बचना चाहते हैं। इट इज़ नो गुड ट्राइंग टू फूल योर सेल्फ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट इज़ नो गुड ट्राइंग, यानी कि यह एक अच्छा तरीका नहीं है अपने आप को बेवकूफ़ साबित करने का अबाउट लव, यानी कि प्यार के बारे में अपने आप को बेवकूफ़ साबित करने का अच्छा तरीका नहीं है। यू कैन नॉट फॉल इनटू लाइक इन सॉफ्ट जॉब, तुम इसमें एक सॉफ्ट जॉब, यानी कि नरम काम की तरह नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट जॉब जो है ये मत समझिएगा कि ये नरम नौकरी की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि आप इसमें आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि आप प्यार में आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं विदाउट डर्टिंग अप योर हैंड्स। यहाँ पे वो कह रहा है कि अपने हाथ गंदे किए बिना, यानी कि यहाँ पे इसका ये भी नहीं मतलब है कि आप अपने हाथ गंदे करें। इसका मतलब ये है कि आप इस काम में पढ़ेंगे तो आपको जो है कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी, यानी कि अगर आप प्यार में पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी दुख और परेशानियों को झेलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इससे बच जाएं। इससे बच कर जो है प्यार नहीं किया जा सकता है और दुख के बिना ज़िंदगी नहीं जिया जा सकता है, यही इसका मतलब है। चलिए देखते हैं रेफरेंस को। तो यहाँ पे वही रेफरेंस है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले लुक बैक इन एंगर रिटन बाय जॉन ऑसबर्न। यहाँ पे आप रिवॉल्यूशनरी राइटर लिख दीजिए, या जो भी आपके मन में आए ऐसा कुछ लिख दीजिए, नहीं तो सिंपल सा लिख दीजिए। ज़्यादातर सिंपल ही लिखना पसंद करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा याद करना होता है तो याद कैसे होगा। चलिए देखते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इन द एबव लाइन्स, यानी कि उपरोक्त, यानी कि ऊपर दी गई पंक्तियों में, जिमी सेज दैट पीपल वांट टू रन अवे फ्रॉम द माइजरी ऑफ लाइफ, यानी कि जिमी कह रहा है कि लोग भाग जाना चाहते हैं, यानी कि दूर जाना चाहते हैं जीवन के दुखों से। मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू रन अवे फ्रॉम द मिजरी ऑफ लव, और ज़्यादातर लोग तो प्यार करने के दौरान जो दुख होता है उससे दूर भागना चाहते हैं। जिमी का कहना है कि अगर प्यार करते हैं आप या जीवन जीते हैं तो आपको दुख का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप इससे भागने की सोच रहे हैं तो आप भाग नहीं सकते, आपको दुख सहना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है इन द एबव पैसेज हेलेना फील्स डीपली सैडन्ड बाय द डेथ ऑफ एलिसन चाइल्ड। यहाँ पे जो है हेलेना जो होती है वो किसी काम से जो है जिमी के घर आई होती है और उसे जो है जिमी से प्यार हो जाता है, वो लोग किस वगैरह भी करते हैं। लेकिन अब जो हेलेना है उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है एलिसन के बारे में सोचकर, क्योंकि वह देखती है कि उसका जो है बच्चा मर गया है और वो इसके पति के साथ जो है प्यार में पड़ रही है। तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस करती है और वह सोचती है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा मैं गलत कर रही हूँ यहाँ पे रहकर, इसलिए वो आगे क्या करती है चलिए देखते हैं। एंड नाउ सी टेल्स जिमी टू लीव, और अब वह जिमी को बताती है कि वह जाने वाली है। टू दिस जिमी को भी अभी उससे प्यार हो गया तो जिमी कहता है टू दिस जिमी सेज एवरीवन वांट्स टू रन अवे
टू escape द पेन ऑफ being alive एंड मोस्ट ऑफ ऑल फ्रॉम लव। तो जिमी उससे कहता है कि सभी लोग जो है जीवन में होने वाली दुखों से जो है भागना चाहते हैं, छिपना चाहते हैं, और ज़्यादातर तो लोग जो प्यार में दुख होता है उससे जो है भागना चाहते हैं और छिपना चाहते हैं। जबकि मैंने ऊपर ही बताया जिमी का क्या मानना है कि अगर आप प्यार में पड़ते हैं तो आपको दुखों का जो है सामना करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। आई ऑलवेज न्यू, वह कह रहा है कि मैं हमेशा से जानता था दैट वन डे समथिंग इज़ लाइक दिस वुड हैपन विथ अ प्रॉब्लम लाइक द अराइवल ऑफ अ सिक वाइफ। उसे पहले से ही पता था, वो कहना चाहता है कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही कुछ होगा एक दिन, और यह क्या होगा कि कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम होगा जैसे कि मेरी बीमार पत्नी जो है वापस आ जाएगी। और जिसकी भी पत्नी है और अगर वह दूसरे से प्यार करता है तो उसको पता ही है कि उसको उसकी पत्नी वापस उसके घर आने ही वाली है, कभी भी आ सकती है। तो वही वह कहना चाहता है कि वो तो अपने पिता के साथ चली गई थी, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूर होगा कि वह वापस आएगी। एंड योर टेंडर फीलिंग, और तुम्हारी जो नाजुक जो है फीलिंग्स हैं, जो तुम्हारे भाव हैं, वह जो है क्या करेंगे, कैन नॉट बियर इट, ये जो है फेस नहीं कर पाएंगे, ये जो है सहन नहीं कर पाएंगे। एंड यू विल लीव मी, और तुम जो है मुझे छोड़ दोगी, ये जो है जिमी का कहना है। और वास्तव में हेलेना उसे क्या कर रही है, छोड़ रही है, क्योंकि उसका जो फीलिंग है वो उसे सहन नहीं हो रहा है कि उसकी जो पत्नी है, जिमी की पत्नी का बच्चे का डेथ हो गया है और उसके पति के साथ ये रह रही है। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन होता है ख़त्म। चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये हमारा लास्ट पैसेज जो कि है, ओह माय डियर वाइफ यू हैव गॉट सो मच टू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओ, यहाँ पे जिमी अपनी पत्नी से कह रहा है कि ओ मेरी प्यारी पत्नी, यू हैव गॉट सो मच टू, तुमने जो है बहुत ज़्यादा जो है लर्न कर लिया, कि तुमने जो है बहुत ही ज़्यादा, यू हैव गॉट सो मच टू लर्न, यानी कि तुमने जो है बहुत ही ज़्यादा सीख ली। आई ओनली होप यू हैव लर्न इट वन डे। वो आगे कह रहा है कि मैं यही आशा करता हूँ कि तुम जो है एक दिन ये ज़रूर सीख लोगी। इफ़ ओनली, अगर, यदि, समथिंग वुड हैपन टू यू, अगर कुछ ऐसा होता है, एंड वोक अप आउट ऑफ योर ब्यूटी स्लीप, और तुम्हें जो है तुम्हारी सुंदरता की जो नींद है, तुम जो इन ख्यालों में खोई रहती हो कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, तुम जो है इस नींद से उठ जाओगी। यहाँ पे ब्यूटी स्लीप का एक और मतलब निकल सकता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि तुम जो है एक बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोई हुई हो और तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है, और तुम इस एक दिन जो है इस सुंदर भरे स्वप्न से जो है जागोगी। कमिंग इन क्लोज टू हर, वह जो है उसके पास आता है, यानी कि अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है पास आके, इफ़ यू कुड हैव अ चाइल्ड एंड इट वुड डाई। और आगे वह कहता है कि अगर ऐसा होता है कि तुम्हारा एक बच्चा हो और वह मर जाए, तब जो है तुम्हें एक सीख मिलेगी कि जीवन में कैसी परेशानियां होती हैं और जीवन कैसे जिया जाता है। यहाँ पे जिमी जो है अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा दुखी है, वह जो है अपने जीवन को काफ़ी ज़्यादा निराशापूर्ण मानता है और बहुत ज़्यादा दुख रहता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे ऐसा नहीं करने को कहती है, वह जीवन को अच्छे तरीके से जीने को कहती है, लेकिन वो उसे कहना चाहता है कि तुम जो है नहीं समझ सकती, तुम इस जीवन के दुख के बारे में तभी समझोगी जब तुम्हारा कोई बच्चा अगर हो और वो मर जाए। चलिए देखते हैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे इसका रेफरेंस है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले लुक बैक इन एंगर रिटन बाय जॉन ऑसबर्न। और कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है, Here, Jimmy realizes that Ellison does not understand the class inequality he has said। यानी कि जिमी यहाँ पे महसूस करता है, रियलाइज़ करता है कि जो एलिसन है वो नहीं समझती है क्लास इनइक्वालिटी, यानी कि जो वर्ग में जो है अंतर है उसे जो है एलिसन नहीं समझती है। एलिसन जो है काफ़ी धनी परिवार से आती है, लेकिन जिमी गरीब परिवार से आता है, तो वह हमेशा जो है धनी लोगों की बुराई करता रहता है और गरीबों के लिए अच्छी अच्छी बातें करता है कि गरीब लोग कितना संघर्षमय है, कितना परेशानी झेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नौकरी नहीं लगती, उसके बाद काम करते हैं। लेकिन एलिसन को ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वह जो है अच्छे घराने से होती है, तो उसे इन सब बातों में विश्वास नहीं होता है। तब वो कहता है, ही सैड एंड विल अंडरस्टैंड दिस व्हेन समथिंग बैड हैपन टू हिम। और आगे वो कहता है कि तुम्हें यह समझ में आएगा कि जो क्लास स्ट्रगल है, जो क्लास इनइक्वालिटी है, यानी कि जो वर्ग संघर्ष है और वर्ग में अंतर है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, इस टाइप की जो उसकी धारणा है, उस धारणा को कहता है कि तुम तभी समझ सकती हो कि कुछ ऐसा हैपन हो, लाइक सी हैज अ चाइल्ड एंड डाई, कि तुम्हारा एक बेटा हो, यानी कि बच्चा हो, और वो क्या हो, मर जाए।
तब जो है तुम्हें ये दुख समझ में आएगा। यहाँ पे अगर जिम्मी के जो है हम लोग स्वभाव को और उसके फीलिंग को समझना चाहें तो नॉर्मल दिनों में अगर युवा अवस्था में कोई भी युवा होता है और अपनी कोई भी बिजनेस करता है या कोई भी काम करता है उसमें फ़ेल होता जाता है या फिर नौकरी की तलाश करता है उसमें फ़ेल होता जाता है, तो वो सोचता है कि कितना ज़्यादा जो है दुख है और दुनिया में, और सब कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और अगर नहीं कोई समझ रहा है तो वो इसलिए उसे इसी बात से कहना चाहता है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो कि तुम तभी समझ पाओगे जब तुम्हारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो। जैसे जिम्मी के पास कोई नौकरी नहीं है, उसने पढ़ाई की, अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन कोई अच्छा काम उसे नहीं मिला है, इसीलिए वह जो है ये सारी बुराइयां करता रहता है और कहता है कि इस प्रकार का दुख तुम तभी समझ सकती हो जब तुम 9 महीने अपने पेट में बच्चे को पालो और वो मर जाए। और ऐसा लास्ट में होता भी है कि उसका जो बच्चा होता है यानी कि जो एलिसन का बच्चा होता है वो मर भी जाता है, जो कि इस पैसेज में इसका डिस्कशन नहीं है, लेकिन अगर कोई पैसेज है ज़रूर कोई एक पैसेज होगा जिसमें इसका डिस्कशन होगा, क्योंकि इस प्रकार की बात जो है आपके इस प्ले में शामिल है। तो इसका एक्सप्लेनेशन चलिए देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने जो समरी जो है इसका पढ़ने की कोशिश की, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन द एबव पैसेज जिम्मी फील्स दैट एलिसन हैज़ डेलिबरेटली क्लोज्ड हर आइज टू रियलिटी। यहाँ पे इस पैसेज में जिम्मी को यह महसूस होता है कि एलिसन जो है बहुत ही बुरी तरीके से अपनी आंखों को क्लोज कर ले रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनदेखा कर रही है हर आइज टू रियलिटी, और जो रियलिटी है उसको नहीं देखना चाहती है, उसको वो नहीं समझना चाहती है। सी रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ देयर क्लास डिफरेंस। वह जो है मना कर देती है उसके क्लास डिफरेंस को, यानी कि जो उसके क्लास में अंतर है, यानी कि जो जैसे उसके वर्ग में अंतर है, जैसे वो गरीब घर से आता है और ये जो है अमीर घर से आती है। एंड इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू फाइंड जिम्मी विथ हिज अपर क्लास फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स। और यह जो है बहुत ही ज़्यादा कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, यानी कि पूरी तरह से जो है असंभव है कि जिम्मी जो है अपने अपर क्लास फैमिली मेम्बर्स और अपने अपर क्लास फ्रेंड के साथ जो है फिट बैठे। ही सीज एलिसन एज अ मैन हु इज़ कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ इमोशन। वह देखता है कि एलिसन एज अ मैन नहीं, यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है, यहाँ पे वुमेन होना चाहिए, तो यहाँ पे मैन हो गया, तो मैन आप ना समझें, यहाँ पे वुमेन समझें कि एलिसन जो है एक प्रकार की ऐसी स्त्री है हु इज़ कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ इमोशन और इवन द एबिलिटी टू फील। यहाँ पे वो कहना चाहता है कि एलिसन एक ऐसी स्त्री है जो कि जिसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, कोई भी जो है इमोशन उसके अंदर बचा ही नहीं है और उसके पास ऐसी क्षमता ही नहीं है कि वह किसी का दुख जो है महसूस कर सके। ही वॉन्ट समथिंग शॉकिंग टू हैपन टू हर। वह चाहता है कि एलिसन के साथ कुछ शॉकिंग हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है आश्चर्यचकित वाला मामला हो कि उसे जो है शौक लग जाए, यानी कि एक सदमा लग जाए। सो एज टू वेक हर अप फ्रॉम द ब्यूटी स्लीप। जो उसे क्या करे, एक जो वो ब्यूटी स्लीप में यानी कि सुंदर स्वप्न में वो जी रही है उससे जो है उसे जगा दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो कहता है कि कुछ ऐसा वो एग्जाम्पल देता है उदाहरण के लिए, इफ़ ही कुड हैव अ चाइल्ड, अगर उसका एक बच्चा हो और हु डाइज, जो कि मर जाए, अ चाइल्ड हु हैज़ डिसेंडेड फ्रॉम हिज बॉडी एंड फ्लेश। यहाँ पे वो आगे कहता है कि एक ऐसा चाइल्ड हो जो कि उसके बॉडी से बना हो, अ चाइल्ड हु हैज डिसेंडेड फ्रॉम द बॉडी एंड फ्लैश, यानी कि जो उसके मांस से बना हो, उसके शरीर से बना हो, वुड बी थ्रोन आउट ऑफ ए स्टेट ऑफ इनडिफरेंस, आइसोलेटेड इनडिफरेंस एंड टर्नड इनटू अ ह्यूमन बीइंग। वह कहता है कि अगर वो जो है मर जाता है, डिसेंडेड फ्रॉम हिज बॉडी एंड फ्लेश वुड बी थ्रोन आउट, यानी कि जो उसका मांस है वो बाहर फेंक दिया जाए, ऑफ अ स्टेट ऑफ इंडिफरेंट, यानी कि एक इंडिफरेंट यानी कि एक अंतर के अवस्था से, आइसोलेटेड इंडिफरेंस एंड टर्न इट इनटू ए ह्यूमन बीइंग। तब जो है वो जो इस आइसोलेटेड इंडिफरेंस में है, यानी कि जो ये सोचती है कि कोई भी क्लास स्ट्रगल नहीं है, कोई भी वर्क क्लास इनइक्वलिटी नहीं है, उसे जो है एक ह्यूमन बीइंग बना देगा, यानी कि एक इंसान बना देगा। तो इस प्रकार से ये भी एक्सप्लेनेशन हमारा होता है ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से जो है ये समझ में आ गया होगा। ये सारे टॉप 10 जो पैसेजेज हैं उनके एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।